नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। हर तरफ करोना 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 है। यानी कि हर आदमी गुहार लगा रहा है प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी कुछ करो ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी बेचारे क्या करें और कितना करें, क्योंकि हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। मजदूर हर राज्य में फंसा हुआ है, पैदल चल रहा है, हाईवे पे चल रहा है, रेलवे ट्रैक पे चल रहा है, घर नहीं पहुंच पा रहा है। और तो और खबरें आती हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उनको पढ़ के चौंकते हैं, दुख से भर जाते हैं। क्या कहते हैं कि 13 मजदूर ट्रक में यात्रा करते हुए मिले, पकड़े गए। मतलब बेचारे जाएं कहाँ? पकड़े न जाएंगे तो और क्या होगा? इस तरह से आप 16 मजदूरों की जान चली गई, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। कहां से लोग मजदूर पहुंच रहे हैं, तब आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? लोग वहां पे मजदूरों से रिश्वत मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। मतलब ये कैसी संवेदना नहीं है किसी के पास में। और अभी हमने देखा 67,000 की फिगर भी क्रॉस कर चुकी है हमारे देश में। और कल की जो पिछले 24 घंटे की फिगर है, 4200 नंबर्स एकदम से आए हैं, जो कि अब तक का सबसे ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अगर इसी तरह से ये स्पीड पकड़ती रही तो 15 मई को 1 लाख पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और 31 मई को जो ये रफ्तार दिख रही, मुझे लगता है 2.5 लाख क्रॉस हो जाएगा। और आगे सो ऑन, जिस तरह से गुलेरिया साहब ने भी कहा है कि जून में तो बहुत ही भयानक होगा। और अगर 10 दिन में मामले डबल हो रहे हैं तो आप अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि जून एंड तक ये 10 लाख कहीं फिगर ना पहुंच जाए। चलिए, आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, और उनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि इनसे हम लोग फिलहाल कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को रोक सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और तो और क्या सिम्टम्स जो आ रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें खांसी हो जाती, छींक हो जाती, तो हम सब डरे हुए हैं कि कहीं ये कोरोना ही तो नहीं है। तो इन सब के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील गर्ग। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन कैंसर सर्जन हैं और डॉक्टर धर्मशिला हॉस्पिटल से। और वीरेंद्र गोयल जी आस के कन्वीनर हैं, एनजीओ है। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील से शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर सुनील, थोड़ा सा आज के हिसाब से जो भी कोरोना की स्टेटस है उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि आपको क्या लग रहा है। क्योंकि आपने देखा कि 4200 नंबर एकदम से बढ़ गए, एकदम से आए। और अगर इसी तरह से नंबर्स बढ़ते रहे, तेजी से बढ़ते रहे, चलते रहे, तो क्या सिचुएशन पहुंचेगी अगर नंबर कंट्रोल में आते हुए नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविंदर जी आप। सबसे पहले हम ये चर्चा शुरू करेंगे जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था। लॉकडाउन शुरू हुआ था जब हमारे पास ओनली 300 केसेस थे इंडिया में। तो मोदी जी टुक अ वेरी गुड स्टेप और उस समय हमने लॉकडाउन शुरू किया। एंड यू से दैट जो केस थे हमारे वो बड़ी तेजी से नहीं बढ़े। बट अगर अपन वर्ल्ड का डेटा देखें पूरे का और इसकी कॉन्टेजिसिटी देखें इस वायरस की, ये वायरस बेसिकली बहुत कॉन्टेजियस है। बहुत कॉन्टेजियस मीन्स बेसिकली जब मैं गंगाराम में था 2009 में 150 पेशेंट मैंने वेंटिलेट किए 2009 में। 2010 में आई वेंटिलेटेड ऑलमोस्ट 150 प्रेग्नेंट लेडीज। बट दिस वायरस वाज नॉट सो कॉन्टेजियस इफ आई विल टॉक अबाउट दैट स्वाइन फ्लू वायरस। दिस कोरोना वायरस इज वेरी कॉन्टेजियस। मतलब आप अगर मैं ये भी बोलूं कि जी छूने से ही फैल रहा है सॉर्ट ऑफ, ये तो सो डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो नॉट मैटरिंग अ लॉट इन दिस वायरस। लास्ट अगर मैं 24 घंटे की बात करूं, 24 घंटे में ऑलमोस्ट 4000 केस जुड़ चुके हैं इंडिया में और टोटल आंकड़ा हमारा 67,000 पे पहुंच चुका है। जो आंकड़ा अभी तक अगर मैं वर्ल्ड की आंकड़ों से इसको मैं कंपेयर करता था तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा सा फॉर्मूला था कि वर्ल्ड में अगर 30 लाख केस हैं तो इंडिया में 30,000 केस हैं और दिल्ली में 3,000 केस हैं। और ये आंकड़ा मेरा बड़ा अच्छा चला। बेसिकली 35 लाख केस मतलब 35,000 केस इंडिया में और दिल्ली में 3,500 केस। बट आफ्टर 40 लाख केस वर्ल्ड तो थम गया, वर्ल्ड रुक गया, बट हम 67,000 केस पे पहुंच गए। और आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र 22,000 केस पे पहुंच गया अभी, गुजरात 8,000 केस पे और दिल्ली ऑलमोस्ट 7,000 केस पे पहुंच चुका है। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है सर, हमें एक चीज समझ में आ रही है अभी कोरोना के साथ कि वी हैव फॉलो एक्चुअली गुड लॉकडाउन। इफ यू टॉक अबाउट लॉकडाउन नंबर 1, वी हैव फॉलो इट वेरी नाइसली। इवन लॉकडाउन 2 वी फॉलो इट ऑलमोस्ट नाइसली। बट क्या यही इलाज है कोरोना का? आई डोंट थिंक सो ये इलाज है। अगर हम स्वीडन की बात करें, अभी अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, बेसिकली they have never done lockdown. The Sweden has never done lockdown and the number of cases are pretty less actually. So they are adopting only 3 techniques basically: testing, tracing and isolation.
So these are the only steps by which we can actually decrease the number of cases. But at end of the day, what we are thinking, even Dr. Randeep Guleria का कल एक स्टेटमेंट आया था पेपर में, that the peak is still due, the peak has to still reached in next couple of months, maybe next 1 month, and every maybe third or fourth person will be infected with this coronavirus. अब हम आगे अभी बात करेंगे कि क्या यही एक इलाज है इसका, टू डेवलप अ हर्ड इम्यूनिटी और टू डेवलप एक्टिव इम्यूनिटी टू स्टॉप द लॉकडाउन और नॉट. वी विल टॉक. जी जी डॉक्टर सुनील, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे. डॉक्टर अंशुमन, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी जो करंट सिनारियो बढ़ गया है, पहुंच गया, क्योंकि हमने आपके साथ में तकरीबन 20 दिन हो गए डिस्कशन किए हुए, तब सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी. बट आज जिस तरह से हमने देखा कि 4200 तो एक ही दिन में पिछले 24 घंटे में नंबर्स आ गए हैं, और जिस तरह से डॉक्टर सुनील ने कहा कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि स्पाइक बहुत ही हाई होगा, और हम जो देख भी रहे हैं जब कोरोना की जो ढील थोड़ी थोड़ी सी दे दी गई है, साथ में कुछ दुकानों में इतनी सारी भीड़ हुई, तो उसके भी शायद मुझे लगता है रिजल्ट्स आने अगले 7-8 दिनों के अंदर आ जाएंगे, उसके भी नंबर्स. रविंद्र जी, आपको याद होगा पिछले शो में भी जब हमने कहा था, तब कहा था जो अभी के आंकड़े दिख रहे हैं अभी के नहीं हैं. पिछले 21 दिन से या 1 महीने पुराने आंकड़े उस समय दिख रहे थे. आज जो आंकड़े दिख रहे हैं प्रोबेबली उस समय कहूंगे जिस समय हम लोग पिछला शो कर रहे थे, जब मैंने कहा था मई 10 से 15 के आपके आर्काइव में होगा, 15 से केसेज बढ़ने चालू होंगे और इसका पीक आते आते जून जुलाई जाएगा. वायरस का जो ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में चला, सेम ट्रेंड हमारे यहाँ चल रहा है. जो कुछ महावैज्ञानिक हमारे कहते थे इंडिया में मलेरिया होता है तो ये नहीं होगा, गर्मी आने से खत्म हो जाएगा, बीसीजी वैक्सीनेशन यहाँ है, नहीं होगा. डिजीज को समझने की जरूरत है. तो ये अनप्रेडिक्टेबल, मुझे अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं लग रहा है कि अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं. ये बढ़ने ही थे जो इन्फेक्शन हमारे कंट्री में जब इन किया. दूसरी बात, डॉक्टर सुनील से मैं पूरी तरह सहमत हूं, जिसको एक लाइन में मैं कहूंगा, लॉकडाउन, एक्सटेंडेड लॉकडाउन, एक्सटेंडेड लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन टू कंट्रोल द वायरस. मतलब ये बीमारी का इलाज नहीं है. तो आप सोचते होंगे कि लॉकडाउन फिर किया क्यों गया. एक एक्ट है जिसके तहत हम जानते हैं 3 पर्पस. नंबर 1 मिटिगेशन, मतलब अल्पीकरण कर दें वायरस का, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की जो प्रक्रिया है उसको स्लो कर लें. उस दौरान जब मिटिगेशन कर रहे हो वायरस का, प्रिपेयर्डनेस, सारी तैयारी कर लें, मतलब अस्पतालों की व्यवस्था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसमें फूड से लेके मेडिसिन से लेके एसेंशियल नीड्स, इसकी तैयारी कर लें क्योंकि कंट्री आपका रुका हुआ है, करना आसान है. एंड थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पॉसिबल टेस्टिंग, जो कि हमें फर्स्ट लॉकडाउन में ही करना चाहिए था. मैक्सिमम पॉसिबल टेस्टिंग अगर करते तो हम क्या कर सकते थे, देन वी कैन डू 3P सॉल्यूशन, पिक पैक एंड प्ले. आपने मैक्सिमम टेस्ट कर लिए, पता चल गया कि कंट्री में किस किस एरिया में मैक्सिमम केसेज हैं, पैक दैट एरिया, पिक बाय टेस्टिंग, पैक दैट एरिया, एंड इन फेज मैनर अलाउ रेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्ले, पिक पैक एंड प्ले. अगर इस स्ट्रेटजी से हम चलते तो प्रोबेबली रिजल्ट हमारा अलग होता. लेकिन अब तो है कि अब जो अतीत हो गया, हम लोग तो कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कहा और भी चैनल के माध्यम से हम कहते आ रहे हैं, डॉक्टर हर समय काम करता है आशंका पे. मतलब 1% भी अगर उम्मीद है कॉम्प्लिकेशन होने की तो हम उसकी तैयारी करके बैठते हैं. भले 99% हो कि ना हो तो कोई बात नहीं, तैयारी को हम वेस्टेज नहीं मानते हैं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं जिसकी हमने तैयारी नहीं की. अब आज के कंडीशन में आज भी औपचारिक रूप से ये चल रहा है कि स्टेज 2 में हम हैं. तो स्टेज 2 का डेफिनेशन मेडिकल में हम लोग 4th ईयर MBBS में कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं. स्टेज 2 किसे कहते हैं, जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री हो और उसी में कोरोना पॉजिटिव हो. अभी तो ऐसे केसेज निकल रहे हैं कई सोसाइटी में, मुझे पता चला कि जो पिछले 1.5 महीने से अंदर बंद है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया. तो स्टेज को समझना जरूरी है. तब आते हैं बात सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन की आगे हम चर्चा कर लेंगे और भी आपके गेस्ट जुड़ेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे कैसे क्या किया जाए. अभी तक तो ये स्थिति है. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सॉल्यूशन पे आएंगे, चर्चा करेंगे. डॉक्टर रणजीत हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे आज, कुछ इमरजेंसी की वजह से. तो हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हुए. वीरेंद्र जी. जी. डॉक्टरी मसला भी है, वो तो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ के साथ अभी जो सिनारियो आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में जो एक अलग सी अजीब सी अफरा तफरी का माहौल है, पैनिक क्रिएट हो गया, खास तौर से मजदूर वर्ग में. क्योंकि अभी आपने देखा कि 16 मजदूर रेल से कट गए और अलग अलग तरह से मौत की खबरें आ रही हैं. तो ये कई बार ये कहा जा रहा है मजदूरों को, आप कहते भी सुन रहे हैं ऑन कैमरा, कि भाई हम कोरोना से मरे या ना मरे, हम तो भूख से ही मर जाएंगे. क्या उनके लिए
अभी आप सरकारों को सक्षम नहीं मान पा रहे हैं कि उनको घरों तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से डॉक्टर अंशुमन ने एक बात ये भी कही कि जो ट्रैवल किए हुए लोग हैं उनके माध्यम से भी लोगों तक कोरोना पहुंच रहा है। जो लोग 1.5 महीने से घरों में बंद थे उनमें उनको भी कोरोना हो गया। तो कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट उनको हो, कनेक्टिविटी हो रही है उन लोगों की। रविंदर जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को और आपको और सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज का सब्जेक्ट है वो दो तरीके से डील हो सकता है। एक तो उसका डॉक्टर का पहलू है, जो कि हमारे पैनल पे आज एलीट पैनल बना हुआ है। नामचीनी डॉक्टर आए हुए हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे, उसमें मेरा दखल देने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इसका दूसरा पहलू है पॉलिटिकल। Medically and politically, this situation had to be handled. Now I come to the political solution. रविंदर जी, मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि इस पेंडेमिक के टाइम में भी पॉलिटिक्स थम नहीं रही है। मतलब बड़ी हैरानी होती है कि जब ये पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, जितना मैंने समझा है कि जब कोई बीमारी होती है तो वो स्टेट लेवल का चैप्टर है, स्टेट्स आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे थिंक फिट। बट जब पेंडेमिक हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो वो हमारा यूनियन का मैटर हो जाता है। यानी कि यूनियन हैज टू बी इन पावर और पूरे देश के लिए एक पॉलिसी यूनिफॉर्म बना करके उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कराए। यहां पर मैं देख रहा हूं इतना पिक एंड चूज बेसिस पे, इतना सिलेक्टिव बेसिस पे आज भी कहीं ना कहीं मुझे एक कोऑर्डिनेशन की स्टेट्स और सेंटर में बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। खास तौर से उन स्टेट्स के साथ जहां पर केंद्र शासित पार्टी की सरकार नहीं है। ये आज पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। आज हम एक पूरा देश क्या पूरा विश्व एक संवेदना से गुजर रहा है। और जहां तक मजदूरों की बात आपने कही है रविंदर जी, दिल दहलता है ये कहते हुए कि आज हमारे मजदूर भाइयों को जो ट्रीटमेंट मिला है, सर्टेनली दे डू नॉट डिजर्व दिस ट्रीटमेंट। कैसे अंतरात्मा इसको स्वीकार करती है कि एक आदमी साइकिल से अपनी 90 साल बूढ़ी माँ को 1 महीने 2 दिन साइकिल से चला करके 4 छोटे बच्चों के साथ वो गांव अभी पहुंचा भी नहीं है, वो 2 दिन बाद गांव पहुंचेगा। कैसे नींद आ जाती है, कैसे देशवासियों के गले में रोटी का निवाला निगल लेते हैं। मुझे इस बात से बड़ा अफसोस होता है और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुरंत इस पे बड़ी कड़ी कार्रवाई हो करके, कड़े कदम उठा करके इन मजदूरों को जो जहां पर जाना है उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। इनके भोजन की व्यवस्था से लेके इनके ट्रांसपोर्टेशन की। अब बताइए, मैं आज इस बात से परेशान हूं कि ट्रेनें चलाई गई, वो सारी ट्रेनें राजधानी की हैं, राजधानी कैटेगरी की ट्रेनें हैं। मैं ऐसे ऐसे केसेस जानता हूं जो अपने बच्चों का एडमिशन कराने यहाँ पर आए थे, पता करने आए थे कि हमें कहाँ एडमिशन कराना चाहिए, और वो वहां फंस गए। और आज उनको 2-2 महीने किस तरीके से उन्होंने अपना काम चलाया है। जो इलाज कराने के लिए आए थे वो फंसे हुए, उनको राजधानी की पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे राजनीति चल रही है कि 85% केंद्र दे रहा है, 15% राज्य सरकारें दे रही हैं, और ऊपर से कांग्रेस की सरकार ने भी या कांग्रेस पार्टी ने भी ऑफर किया। ये मजाक क्या हो रहा है? और उधर सब लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। पुलिस वाले ट्रेन की पटरी पे चलती हुई महिलाओं से रिश्वत ले रहे पैदल चलने के नाम का। व्हाट इज दिस? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्लीज फॉर गॉड सेक पॉलिटिक्स छोड़ें, इस देश को एकजुट होकर के इस सारी बड़ी समस्या का समाधान करना चाहिए। जी, सभी को पॉलिटिक्स छोड़ के एकजुट होकर बढ़ना चाहिए। और क्योंकि जब तक हम लोग सब लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इस तरह की समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय संवेदना का माहौल है और सभी को एक दूसरे के प्रति संवेदना दिखानी चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल को मैं लेता हूँ। डॉक्टर अग्रवाल, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ। जी, डॉक्टर साहब, आपको याद है आपने पिछले शो में हमारे कहा था कि कोरोना जो है 1.5-2 साल तक कहीं भी नहीं जाने वाला है और आपको अब कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। तो क्या वो आपकी बात अभी हम देख पा रहे हैं सच होती दिख रही है, लेकिन साथ के साथ नंबर्स भी जो बढ़ रहे हैं, इसको हम कैसे घटा सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए, 2 चीजें हैं। नंबर 1 इज, वो तो सही है, कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। यू हैव टू लिव विद इट। न्यूयॉर्क उसके साथ जी रहा है, चाइना भी जी रहा है, दोनों का अलग अलग स्टेटस है। ईरान भी जी रहा है। आज मैंने थाईलैंड में बैंकॉक से बात करी, वहां कहते हैं कि मास्क के अलावा सब कुछ पुराने जैसा है।
That means they have controlled it to that extent. अब जहां तक भारत का सवाल है, अगर केसेस 60,000 हैं तो 1.25 लाख भी होंगे। फर्क सिर्फ इतना है वो 8 दिन में होते हैं कि 15 दिन में होते हैं, केसेस तो अभी बढ़ेंगे। नंबर 1, जब भी हम बात करते हैं केसेस की तो हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड, इसे हम बोलते हैं HIT। इसका कैलकुलेशन का सिंपल फॉर्मूला है R-1 डिवाइडेड बाय R। R इज द रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन मतलब है कि एक आदमी कितने लोगों को बीमारी फैला रहा है। अगर मान लीजिए एक आदमी 1.5 लोगों को बीमारी फैला रहा है तो 29% पॉपुलेशन में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तब ये इन्फेक्शन अपने आप रुक जाएगा। न्यूयॉर्क के अंदर में 25% पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हो चुका है, हर 4 में एक को ये इन्फेक्शन हो चुका है। इसका सिंपल वे कैलकुलेशन का है कि सरकारी चीज़ों के अलावा आप अपने घर में 100 लोगों को आइडेंटिफाई करिए और देखिए कितने लोगों को खांसी जुकाम हो चुका है। फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव टेस्ट। तो अगर आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि कितने लोगों को हुआ है, जैसे मेरे को इस वक्त में हर घर के अंदर में मुझे किसी ना किसी का फोन आ रहा है, खांसी जुकाम चल रहा है, तो समझ लो वो कोविड है। पूरे वर्ल्ड में 5% पॉपुलेशन को हो चुका है, न्यूयॉर्क में 22% पॉपुलेशन को हो चुका है, कोरिया में 12% को हो चुका है। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि जिस स्टेट में, जैसे इंडिया की स्टेट्स इंदौर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, या तो आप केरला की तरह या चाइना की तरह डिसिप्लिन हो जाओ कि सब लोग एजुकेटेड हैं और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि इंग्लैंड ने, यूके ने अपनी कंट्री से टाइफाइड को हटाया कि उनकी फूड एंड वाटर हाइजीन इतनी इंप्रूव हो गई कि उन्होंने टाइफाइड को घुसने ही नहीं दिया। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं कर सकते तो फिर ये बीमारी बढ़ती जाएगी। जब पॉपुलेशन में 20-25% लोगों को हो जाएगी तो उसके बाद में ये कम होनी चालू हो जाएगी। आज की डेट में ईदर वे आपको इसी के साथ जीना है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे, अपने आप को बचाते रहेंगे। जो इसका पालन नहीं करेंगे उनको इन्फेक्शन होता जाएगा। आप सब लोगों को लॉकडाउन में डाल नहीं सकते। मैसेज सिंपल है कि जिसने अपने आप को बचाना है वो 6 फुट की डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन को फॉलो करे, नहीं तो इन्फेक्शन सबको होता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, पहले 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक 3000 रोज के केसेस थे, आज 4000 केसेस चालू हो गए। इसका मतलब है कि जो 10 तारीख तक केसेस थे वो 3 तारीख से पहले का इन्फेक्शन है। अब जो 10 तारीख को 4000 केसेस आए हैं, ये वहां से इन्फेक्शन हुआ जब लोग बाहर निकले। तो हो सकता है आपको 2-3 दिन तक ये केसेस 4000 के बदले कल 5000, आज हो सकता है 4000 मिले या 5000 मिले, और ये भी हो सकता है कि 5 दिन के बाद में आपको 8 से 10,000 केसेस रोज मिले। ये एक्सपेक्टेड है। मतलब नंबर्स ये बोलते हैं कि 5 दिन के बाद में हो सकता है आपको, या 10 दिन के बाद में हो सकता है कि आपको जो डेली केसेस हैं वो 7, 8, 9 हजार आपको रोज के मिले। इसलिए इस वक्त में आपको एक ही काम करना है। अब गलतियां क्या हो रही है, आपसे फोन आने से पहले 1 मिनट पहले मेरे को फोन आया था, एक जर्नलिस्ट था शेखर करके, वो बात कर रहा था कि एक पेशेंट घूम रहा है दिल्ली में कि कोई भी अस्पताल उसको एडमिट करने को तैयार नहीं है कि तुम पॉजिटिव हो गए तो यहाँ जाओगे, नेगेटिव हो गए तो वहां जाओगे, अभी तुम्हारा स्टेटस पता नहीं है तो क्या होगा। इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि आज अगर मेरे को खांसी होती है तो कोविड हो सकता है। अगर मेरे को आज खांसी है और कोविड हो सकता है तो मेरे को इमीडिएटली सारे लोगों को जो मेरे लास्ट 48 आवर्स में आधा घंटे से ज्यादा कांटेक्ट में आए हैं, तो मुझे इन्फॉर्म करना है कि मुझे कोविड के लक्षण जैसा लग रहा है, आप लोग अपने आप को बचा लो, अपनी फैमिली को बचा लो। क्योंकि अगर उन्होंने 48 घंटे तक पूरी प्रिकॉशंस नहीं ली तो उनकी पूरी फैमिली को हो जाएगा उसके साथ। तो आज की डेट में आपने एक ही काम करना है, आपने वेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप लैब की रिपोर्ट का वेट करोगे तब तक तो 2 दिन लग जाएंगे, तब तक तो सब लोगों को फैल गया। तो मैसेज एक ही है। यस
जी, Go ahead. यानी आपका मंत्र यही है कि अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, तो इमीडिएटली वो सभी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को बचाना शुरू कर दे, उनके साथ में किसी भी तरह से और कनेक्शन साथ में में ना टेस्ट कराता रहे, टेस्ट हो या ना हो। आज के वो डेट बात में वो अगर आपको सेकेंडरी खांसी बुखार है तो समझ जी, लो कोविड है, चाहे टेस्ट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। टेस्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जी, डॉक्टर सुनील, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई खांसी हो तो आप ये समझ लीजिए कि टेक्स जो आपका कोरोना है वो पॉजिटिव के पूरे संभावनाएं हैं। तो खांसी के साथ साथ क्या छींक भी अगर किसी को आती है तो उसको भी हम उसको पॉजिटिव में माने? पॉजिटिव की डेफिनेशन डॉक्टर के अग्रवाल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की है। पहले जब हम शुरुआत करते थे, जब हम कोरोना आया था आज से 2 महीने पहले, तब हम बोलते थे जी हमें तेज बुखार चाहिए, सिर में दर्द चाहिए, गला खराब चाहिए, ड्राई कॉफ चाहिए, कुछ जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं। इन लास्ट फ्यू डेज वी हैव सीन लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ पेशेंट्स। दिस इज नॉट अबाउट ओनली खांसी, जुकाम और छींक। मैंने अभी पेशेंट्स देखे जिनकी बॉडी के ऊपर रैशेज आ गए and they are having only GI symptoms. They are having vomiting and they are having loose motions and they are having corona positive. So Dr. KK Agarwal is absolutely right. कोई भी पेशेंट इस समय किसी सिम्टम्स के साथ आ रहा है हमारे पास, बुखार है, खांसी है, छींक है, जुकाम है, मैं तो कहता हूँ रैशेज है बॉडी के ऊपर और जीआई सिम्टम्स है, सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है आपकी, आपको कोरोना होने के पूरे चांसेस हैं। बिकॉज इन कपल ऑफ मंथ्स, लाइक न्यूयॉर्क में जैसे हर चौथा बंदा इन्फेक्टेड है इस समय, दिस वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इन इंडिया in couple of months maybe every 4th or 5th person will be infected in India. So this is the best strategy. Even government of India ने अभी guidelines change की है कि rather than focusing on testing you have to be focus on symptoms. कि अगर आपको कोरोना था और आप 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा आपको, आप सिम्टम्स फ्री हो गए हो 3 दिन से, तो आप घर जा सकते हो बिना टेस्ट कराए। आपको टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, बट घर जाके आपको 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना है। पहले ये था कि आप नंबर 2 टेस्ट कराइए, नंबर 3 टेस्ट कराइए, जब आपके तीनों टेस्ट नेगेटिव आ जाएंगे देन ओनली वी कैन डिस्चार्ज यू। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज्ड दिस गाइडलाइंस, बट टिल नाउ आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट हैज नॉट चेंज्ड दिस गाइडलाइन। So we are treating on symptom based rather than we are treating on test based. So we have to assume that everybody is infective now. Whatever symptoms I am having, this is my social responsibility to tell to my fellow people in which I have came in contact with कि भैया मेरे को अभी खांसी हो गया था, मेरे को आज बुखार है और मैं पिछले 48 घंटे में आपके संपर्क में आया था, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप एक ओल्ड पर्सन हो, तो आप सफर हो सकते हो। एटलीस्ट मेरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको बतानी। जी, ये सुनील जी आपने बहुत सही बात कही कि भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग से भी ज्यादा जरूरी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी को खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मुझे किसी के साथ में संपर्क में आने से बचना है। डॉक्टर अंशुमन, जिस तरह से डॉक्टर सुनील ने कहा कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, हर आदमी को किसी के संपर्क में हम ना आए, बचें, लेकिन कब तक ये चीजें चल पाएंगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने जब शुरुआत करी थी तो नंबर्स बहुत थोड़े थे, हमारी गवर्नमेंट भी कह रही थी कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम उस स्टेज पे नहीं है, और कल भी शायद कल या आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी फिर कहा है ताजा कि अभी हम आए खतरे से हम बाहर हैं। लेकिन जो नंबर्स दर्शा रहे हैं ये कुछ और ही दर्शा रहे हैं। ये जिस रफ्तार से तेजी दिखा रहे हैं तो यहाँ तो हमें नहीं लग रहा है कि हम कोई खतरे से बाहर हैं और नंबर्स हमारे कम होते हुए दिख रहे हैं कहीं। जी रविंद्र जी, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर सुनील ने जो बातें कही अक्षरशः सही है, और मेडिकल का स्टेटमेंट कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है कि अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है या ऑल गुडी गुडी। मेडिकल हर समय इस पे काम करता है कि थियरी ये है, सिद्धांत ये है, साइंटिफिक एविडेंस ये है। इन लक्षण, पहले मैं उससे बात करता हूँ, इन लक्षण की बात आपने सुन ली। 2 करंट उदाहरण देके आपको बताता हूँ। एक, हमारे अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको कोई लक्षण नहीं था, न बुखार न कुछ, अल्ट्रासाउंड करते थे, दोनों पांव में सूजन आ गई। नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर रहता है। उनकी पत्नी एम्स में काम करती थी, मजाक में हस्बैंड वाइफ ने ये डिस्कस किया कि एक बार तुम कोविड टेस्ट भी करा लो। कोविड टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टर अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो समझ सकते हैं। अल्टीमेटली उनका क्या डिटेक्ट हुआ कि लंग्स की प्रॉब्लम काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी और उनको सांस की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। वो समझते थे मैं थकता हूं,
और कॉर पल्मोनल मतलब लंग्स की प्रॉब्लम के कारण हार्ट फेल होने लगा था, जिसके कारण पांव में सूजन आई थी। मतलब इस लेवल तक पहुंच चुका, और प्रैक्टिकली उनको न बुखार है, न खांसी है, न कोविड के डायरेक्ट कोई लक्षण है, पहली बात। दूसरी बात, जो विदेशों में कई जगह पाया गया, इंडिया में पाया जाने लगा, अंगूठे में लालीपन हो जाना, मतलब खून के सर्कुलेशन में रुकावट आना या स्ट्रोक का हो जाना, ये भी लक्षण आ गए कोविड। ये तो बात हो गई कोविड की। लेकिन अब दूसरी बात समझिए, मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, मेरे पास जब मरीज और अटेंडेंट आते हैं, आज भी 65 पेशेंट मैंने ओपीडी में देखे, इनटू 4 अटेंडेंट एट ए टाइम, मरीज के साथ अंदर एक आ रहा है। अब उन सबको ये करके कि कोविड टेस्ट करा के लाओ तब मैं देखूंगा, इम्पॉसिबल है। तो इसको मेडिकल में हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन। मतलब आप मान के चलिए जो आपके सामने आ रहा है, जिसका सूत्र आपको ज्ञात नहीं है, तो ये कोविड इन्फेक्टेड या कैरियर स्टेट में आ रहा है, क्योंकि इंडिया में आ रहा है कि लगभग 62 to 80% एसिम्प्टोमेटिक है, बिना लक्षण के आ रहा है, और आपके पास टेस्ट नहीं है, तो आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन लीजिए। किसी से मिलने में, जैसे एक डॉक्टर एक मरीज से मिलने में प्रिकॉशन ले, और अगर मरीज की कोई सर्जरी होनी है जिससे कारण चांस है कि डॉक्टर स्टाफ इन्फेक्ट हो सकता है, तो कोविड का टेस्ट उसका कराएं, तब सर्जरी के लिए लें। मतलब अब ये है हमारे बीच में रहने वाला वायरस है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री या मंत्रालय जो कहता रहे कि नहीं सब कुछ कंट्रोल में है, हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, वैज्ञानिक तौर पे, चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत के तौर पे हमारे पूरे देश में ये वायरस फैल चुका है, और जितने को हम बचा सकते हैं उतने बचाएं, और अदरवाइज हम सब लोगों के आसपास वायरस है, ये मानना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कड़वा है लेकिन सत्य है। हम सब लोगों के आसपास वायरस है, मानना पड़ेगा। ये एक हमारे दर्शक हैं AK गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ कोरोना, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता था कोरोना के लिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया इन्होंने साइंटिफिक सवाल पूछा है। मैंने लॉकडाउन नहीं कहा था, एक्सटेंडेड लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ कोरोना। मींस क्या होता है कि लॉकडाउन किसी भी पैंडेमिक का या संक्रामक बीमारी का इलाज नहीं होता है। लॉकडाउन करने का पर्पस होता है मिटिगेशन, मैंने पहले भी बताया, प्रिपेयर्डनेस, कंट्री में सारी तैयारी करना, और उसका एग्जिट प्लान तैयार करना कि लॉकडाउन से बाहर कैसे आए। तो आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्री कैसे ओपन होगी, उसके रेगुलेशंस, मेकिंग द पीपल, कंपनी ओनर कैसे उसको तैयारी करेंगे अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एम्प्लॉय को कैसे सिक्योर करेंगे, इसकी तैयारी होती है लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड करते करते इसको ऐसे समझिए कि जब इलाज, किसी बीमारी का इलाज अगर वही घातक होने लगे तो इलाज नहीं रह जाता है। अब लॉकडाउन घातक होने लगा। क्यों घातक होने लगा? एक्सटेंडेड लॉकडाउन लीडिंग टू नो रिडक्शन इन द डेथ। वर्ल्ड वाइड का डाटा है, सारे रिसर्च आ गए, तो डेथ में कमी नहीं हुई, नंबर में कमी नहीं हुई। नंबर में अपने डबलिंग टाइम बढ़ा, क्या कर दिया कि जो 1 महीने के अंदर जो केसेस होते अब 3 महीने में होंगे, लेकिन होंगे। थर्ड, लॉस ऑफ इकोनॉमी, वीरेंद्र जी इसके एक्सपर्ट है, बता सकते हैं। देन अदर डिजीजेज लाइक हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, इनका ट्रीटमेंट, इनकी डेथ ज्यादा हो रही है। उसके अलावा मेंटल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ इश्यू, डोमेस्टिक वायलेंस एंड बहुत सारी रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंस है ये बढ़ी। तो हमें हर समय वे एंड बैलेंस करना होता है, संतुलन बनाना होता है। ये इसको बढ़ाते बढ़ाते कब तक ले जाएंगे? क्या कोई ऐसा दिन है जिस दिन हम मान लेंगे वायरस खत्म होगा? नहीं, वायरस अब हमारे बीच रहेगा, वायरस खत्म नहीं होगा। हमें उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, एग्जिट प्लान की, जिसमें हमारी डेथ कम हो। एम एक रखना है कि डेथ कैसे हम कम करें। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वायरस हमारे बीच रहेगा और खत्म नहीं होगा, तो और कह रहे हैं कि सारे हमारे देश में लगभग कोरोना फैल चुका है, तो इससे क्या आपको थोड़ा सा इसकी भीषणता का अंदाजा नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या हालात होंगे, क्या हम संभाल पाएंगे इन स्थितियों को? अभी भी हमारे देश का ही आंकड़ा आ रहा है कि लगभग 62 to 80% एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, मतलब इन्फेक्शन हुआ निकल गए, तो मेजॉरिटी को तो कुछ होना ही नहीं है। जो कोलेटरल डैमेज हमारा हो रहा है, जिसको हम कहते हैं आर्मी की लैंग्वेज में कोलेटरल डैमेज, मेडिकल के लैंग्वेज में कहते हैं कि जो डायबिटिक हैं, एल्डरली हैं, उनको हम अभी भी कह रहे हैं उनको बचा के रखिए, उनको छुपाइए जिनमें हाई रिस्क है, क्योंकि उनमें डेथ की पॉसिबिलिटी है। यंगस्टर्स को विद ऑल प्रिकॉशंस, आज भी आप देखिए इतना सब कुछ होने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में कौन सा ऐसा प्रोग्राम आपने देखा है जिसके लिए आपने अवेयर किया है किसी कंपनी को, कंपनी कैसे चलेगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी। हम आप बात कर रहे हैं, सामाजिक दूरी नहीं है, सोशली वी आर कनेक्टेड बट फिजिकली वी आर डिस्टेंट। फिजिकल डिस्टेंसिंग की ट्रेनिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है,
सैनिटाइजर का एक साइकोसिस कर दिया गया है, सिंपल हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर इज एज गुड एज सैनिटाइजर। तो कहने का मतलब हमें एक प्रोटोकॉल, इस तरह का ग्राउंड रियलिस्टिक प्रोटोकॉल लेके आना है और एग्जिट प्लान से हमें बाहर निकलना है। अदरवाइज वही होगा जैसे आपने देखा दारू के ठेके, अगर दारू एसेंशियल सर्विसेज था तो बंद नहीं करते ताकि ओवरक्राउडिंग नहीं होती, और जब खोला तो सारे सोशल डिस्टेंसिंग, सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग में फिजिकल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो गई। तो कहने का मतलब किसी भी प्लान को बहुत स्ट्रेटेजिक करना है। समस्या कहां आती है, आईएएस ऑफिसर प्लान बनाता है और डिस्कशन क्लिनिशियन, जो क्लिनिकल डॉक्टर जो ग्राउंड रियलिटी देख रहा है, उससे कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये फेलियर हो रहा है। अदरवाइज वी कुड हैव डन इट बेटर वे। जी वीरेंद्र जी, आप डॉक्टर अग्रवाल से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? मेरा तो पूरे पैनल से, जो आज डॉक्टर्स का एलीट पैनल है, और मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर के अग्रवाल और बाकी भी दूसरे मेरे उनसे सवाल है कि डॉक्टर साहब अभी आपने जो बातें बताई, अगर मैं एक आम आदमी की तरह देखता हूं तो मैं आज लाभान्वित होने की बजाय मैं बहुत डर गया हूं। मेरे को आप साधारण भाषा में समझाएं कि मैं एक आम नागरिक हूं, बहुत समझ नहीं रखता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने डर बता सकता हूं आपको, एक आम आदमी, क्योंकि मैं भी कम से कम दिन में 200-300 लोगों से बात करता हूं, ग्रास रूट लेवल की जानकारी लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं एनजीओ रन करता हूं। तो लोगों को ये अभी समझ नहीं आ रहा है कि आज अगर मेरे खांसी जुकाम बुखार हो गया तो मुझे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। दूसरा, एक डॉक्टर साहब, आप तो चूंकि डॉक्टर हैं, आप इस बात से सहमत होंगे कि जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं उनका मीनस इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे बताया गया है कि जब तक प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख से 7.5 लाख या 10 लाख रुपए नहीं जमा कराए जाएंगे, आपके कोविड का इलाज नहीं होगा। जिनके पास अगर मेडिक्लेम की पॉलिसी है तो उस पॉलिसी का कोई मायने नहीं रह गया है। तो मैं एक आम आदमी के आम नागरिक के हिसाब से बहुत डरा हुआ हूं। मैं आपसे पूरे पैनल से यह अनुरोध करूंगा कि एक साधारण भाषा में एक आम आदमी को आप गाइडेंस दें कि भाई आपको ये स्टेप, 4 स्टेप है, आपको ये करने चाहिए, इसके अलावा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात, मेरा यहाँ पर एक सवाल और भी है। जी जी, आप डॉक्टर साहब प्लीज आप इसका जवाब दें पहले इसका जवाब दे दें, फिर जी। सबसे पहले ये देखिए कि 2 प्रकार के इस वक्त में जब सब लोग वेट कर रहे हैं, 2 चीजों का वेट कर रहे हैं कि कब खत्म होगा। सबके मन में है कब खत्म होगा जी। तो कब खत्म होगा के ऊपर में जब हम बोलते हैं कब खत्म होगा तो डॉक्टर सोचते हैं कि ये बीमारी कब खत्म होगी। नहीं, किसी को बॉदरेशन नहीं है कब खत्म होगा। सब लोगों के मन में एक ही चीज है, ये डर कब खत्म होगा। जिस दिन ये डर खत्म हो गया, ये वायरस कंट्रोल में आ गया। इस वक्त में सारे चीजें वर्टिकल चल रही हैं। हर आदमी कोविड पे, टीबी को भूल गए, लेप्रेसी को भूल गए, हार्ट अटैक को भूल गए। सब लोगों के मन में कोविड का डर है, जो गलत है। दैट्स वन। नंबर 2, आज की डेट में बुखार 2 दिन बाद में भी आ सकता है। आयुर्वेद कहता है कि ये रस एंड रक्त डिसऑर्डर है। रस और रक्त का मतलब है पूरी बॉडी में ये कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व कर सकता है। आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, नाक में आपकी स्मेल खराब हो सकती है, जीभ का आपका टेस्ट खराब हो सकता है, हाथों में रैश आ सकता है, पैरों में गाउट जैसा आपका जो आ सकता है, हल्की सी जॉन्डिस हो सकती है, किडनी इन्वॉल्व कर सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, पल्स तेज कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, फेफड़ों को भूल जाइए, पूरी बॉडी में क्लॉटिंग ला सकता है। और एक कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड का मतलब है कि आप बिल्कुल कॉन्शियस हो, चलते हुए आ रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन लेवल आपका 60 है। ब्लड टेस्ट करोगे आपको कोविड पॉजिटिव निकल के आएगा। आज की डेट में अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, इसको बोलते हैं एनीथिंग अनयूजुअल, एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जस्ट बी अवेयर, ये कोविड हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड इज लेस देन 1%। 99 पर दिल्ली का जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1% है। बॉम्बे का ज्यादा है, अहमदाबाद का ज्यादा है, और यहाँ का ज्यादा है, क्या कहते हैं, इंदौर का ज्यादा है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ टेस्ट कम हो रहे हैं, वहां पे लोगों को मिस किया जा रहा है। अगर हम दिल्ली का लेके चले, जो दिल्ली की मोर्टेलिटी नंबर ऑफ केसेस के साथ में 1% है,
पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया की मोर्टेलिटी 3% है 100 में से 3 लोगों को। अगर मैं दिल्ली का लेके चलूं, 100 में से 1 आदमी मरेगा। निमोनिया में कितने लोग मरते थे, टाइफाइड में कितने लोग मरते थे, हार्ट अटैक में लोग 100 में से 7 मर जाते हैं। ये तो हर बीमारी के अंदर, हर सर्जरी के अंदर 1% मोर्टेलिटी होती है। तो सबसे पहले आप अपने डर को बाहर निकालो, दैट्स वन। नंबर 2 है, आपने फिर भी अपने सब लोगों को बचाना है, तो हमें कोविड से दोस्ती करनी है। तो रात कोविड जी महाराज क्या चाहते हैं? वो सबसे पहले ये चाहते हैं कोविड जी महाराज कि आप मेरे से 6 फुट दूर रहो। यानी कि वो कहता है ना मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं भाग सकता हूँ। कोई आदमी मेरे को आपके पास लाएगा तो मैं अंदर घुसूंगा, और कोई आदमी तभी लाएगा जब वो आपके 6 फीट के दायरे में आएगा। और आ भी गया और आपने मास्क पहन रखा है तो मैं अंदर नहीं घुस सकता। दैट्स वन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप 6 फीट के अगर आप मास्क पहनते हैं, आपको नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, मास्क को जब किसी से बात करते हैं तो वो उतार लेते हैं, वहीं तो फैलेगा वो। जब कोई आदमी बात कर रहा है तभी तो आपके मुंह में घुसेगा। ज्यादातर टाइम पे मैंने लोगों ने देखा है कि क्या करते हैं, दिन भर मास्क पहनेंगे, जब भी कोई बात करेगा मास्क को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, जो गलत है। नंबर 2, कोविड सिर्फ एक चीज चाहता है आपको। वो कहता है कि मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। वो कहता है कि ये टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया, ये सारे वायरसेस, फूड पॉइजनिंग हाथ ना धोने से आते हैं। कहता है इनको तो आप अलाउ कर रहे हो तो मेरे को भी अलाउ करो। अगर आप हाथ धोते हो, इनसे हट जाते हो तो मैं भी हट जाऊंगा। तो ये दो बातें मांगने में क्या दिक्कत है? तीसरी चीज वो मांग रहा है कि घर में आपके जो भी अतिथि आते हैं और घर में जो बुजुर्ग हैं, उनको दूर ऊपर आसन में बिठाओ। यानी कि 6 फुट दूर करके उनसे फेस टू फेस मीटिंग मत करो। तो क्या आंसर है तीसरा? कि जो भी आदमी हाई रिस्क है, बाहर से आ रहा है या बुजुर्ग है, उनसे फेस टू फेस मीटिंग मत करो। फेस टू फेस मीटिंग का मतलब है कि अगर उनकी हवा, मेरी हवा एक डायरेक्शन में जा रही है, इनकी ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। 3 चीजें तो मांग रहा है। फेस टू फेस मीटिंग मत करो, मास्क पहनो, 6 फुट दूर रहो। कोशिश करो 6 फुट दूर होने की, नहीं हो सकते कम से कम 3 फुट दूर रहो। और अगर 3 फुट अगर आप नहीं रह सकते तो वो जगह छोड़ के चले जाओ। अगर आप बस में जा रहे हो, 3 फुट का मार्जिन अवेलेबल नहीं है, उतर जाओ। ट्रेन में जा रहे हो, 3 फुट पॉसिबल नहीं है, उतर जाओ। ये 3 चीजें वो मांग रहा है, ये 3 चीजें करो और कोरोना के बारे में सोचने के बदले नॉर्मल लाइफ जीना चालू करो। फॉरगेट अबाउट कोरोना लॉकडाउन 3.0, have the symbol living with corona 1.0. That's one. Second thing I just want to say one thing is कि इंडिया के अंदर में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि 31 तारीख को हमारे यहाँ पे 3 केसेस आए थे। 31 जनवरी को केरला में 3 केसेस आए थे। लास्ट केस 2 फरवरी को आया था। और अगर मैं 4 फरवरी को देखूं, इंडिया, जापान, थाईलैंड, कनाडा, यूएसए, ताइवान, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिलीपींस, इन सब के अंदर में केसेस आ चुके थे। और फरवरी में हम लोगों ने इन सब के यहाँ से बॉर्डर को सील नहीं किया, हमने इनको स्मगल होने दिया वायरस को। अब जब वो वायरस स्मगल होके हमारी सारी कंट्रीज में आ गया, हमारे सारी स्टेट्स में आ गया, नाउ यू डू ए लॉकडाउन और यू डोंट डू ए लॉकडाउन। हमने जो लॉकडाउन दिया वो प्रिपेयर्डनेस के लिए किया, इनको भगाने के लिए नहीं किया। इतनी सारी कंट्री से ट्रेवलर्स हमारे इन्फेक्शन लेके आ गए और हमने उसको 2 मार्च को जाके पकड़ा, वो भी जो भी जयपुर के अंदर में। तब तक तो सब जगह बीमारी फैल चुकी थी। अब क्योंकि हमारे यहाँ सब जगह फैल चुकी है, लेट्स लिव विद इट एंड द ओनली आंसर इज 6 फीट डिस्टेंसिंग along with hand wash and no face to face meeting. नो फेस टू फेस मीटिंग, ये एक बड़ी टिप है डॉक्टर साहब की कि भाई नो फेस टू फेस मीटिंग। लेकिन बात वही है डॉक्टर अंशुमन कि कब तक ऐसा चलता रहेगा? फेस टू फेस मीटिंग तो कई बार आपको करनी पड़ती। आज की भी तारीख में आप जिस तरह से एक आंशिक रूप से खोल दिया गया लॉकडाउन, तो लोगों आप देखेंगे कि छोटी छोटे स्टोर्स पे, दुकानों पे भीड़ लगी है। डॉक्टर साहब ने 3 फीट की दूरी की बात कही, लेकिन कुछ लोग क्या मैक्सिमम लोग ये 3 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे अगर हम छोटी दुकानों की बात करें। डॉक्टर अंशुमन, जो बात अभी हम कर रहे थे ना कि ट्रेवलर्स के थ्रू जो है ये डिजीज पहुंच रही है, तो जिस तरह से जो लेबर, जो मजदूर अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं और भारी संख्या और भारी तादाद में वापस पहुंचना शुरू कर रहे हैं, तो क्या इनके माध्यम से भी वहां पहुंचेगी? क्या जहां पे हम सोच रहे थे जो रूरल एरियाज हैं वहां पे कोविड से हम लोग बच जाएंगे,
तो क्या ये लोग भी ट्रेवलर बन के उसको ट्रांसपोर्टर बन के वहां पहुंचा देंगे इसको? डॉक्टर अंशुमन से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर अंशुमन आप जी जी बीच में जी बीच में संपर्क टूट गया था, जब सब सवाल दोहरा दें। आप ट्रेवल पे कुछ पूछना चाह रहे थे? कि जो लोग कम्यूटर्स हैं, तो कम्यूटर्स के थ्रू भी वायरस स्प्रेड हो रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मजदूर लोग अब वापस अपने अपने राज्यों में जाना शुरू कर चुके हैं, या पैदल चल के या चोरी छुपे जाके किसी भी तरह से, तो जो भारी तादाद में वापस पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि 20,000 से ऊपर की फिगर आ गई, और वहां से भी बहुत सारे मजदूर जा रहे हैं। गुजरात में भी पहले गुजरात 3 नंबर 4 नंबर पे चल रहा था, आज गुजरात दूसरे नंबर पे पहुंच गया, तो वहां से भी मजदूर अपने अपने गृह राज्यों में वापस जा रहे हैं। तो क्या ये वायरस को वहां लेके नहीं पहुंच रहे होंगे, और उससे कैसे बचा जाएगा? बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है कि वायरस को वहां लेके पहुंच रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक बचाने की बात है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, जब जिस जनता कर्फ्यू के बाद जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, तो दिल्ली से जब मजदूर भागे तो यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट के लिए मेजॉरिटी भागे थे, यूपी और बिहार के लिए। तो जहां मेरी खेती होती है, उदाहरण के तौर पे बताता हूं, वहां पे मैंने यही बताया गांव वालों को कि इनके लिए बाहर व्यवस्था कर लो। यहाँ पे लाइट शायद बंद हो गई है, तो आपका फेस काफी जी डार्क आ रहा है। जी, वो मैं देख पा रहा हूँ उसका। मैं तुरंत ये मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करके ही मैं कर रहा हूँ, तुरंत कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने यही बताया था कि अब ये क्वारंटीन जैसा भारी भरकम शब्द, ये गांव वालों को समझना मुश्किल था। उनके लिए मैंने यही वीडियो कॉल करके समझाया कि इनको घर गांव के बाहर ही बांस बल्ली का टेंट बनाओ और उसमें इनको रहने दो, अलग अलग कूपे में डाल के। जब 14 दिन हो जाए, इस बीच एसडीएम को इन्फॉर्म करके रखो कि इतने लोग बाहर से आए हैं। एक भी पॉजिटिव उस एरिया में, बिरौली गांव है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं, एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, गांव में कोई संक्रमण नहीं हुआ। तो ये तो हर जगह इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करना होगा, क्योंकि हर चीज आप सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार क्या क्या करे। दूसरा, सरकार में बैठे लोग मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, यह हमें मानना पड़ेगा, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे ये सुन के। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, इतनी जानकारी नहीं होती वायरस कैसे फैलता है, ये एपिडेमिक क्या होता है, ये करना पड़ेगा। तीसरी बात जो डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे, डॉक्टर अंशुमन, जो आप कह रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या वो मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय भी नहीं ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा साहब। आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। जो राय ले रहे हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पेंडेमिक आप मैनेज कर रहे हैं। ये वायरस दी संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, क्या डिजास्टर है? कोई भूकंप आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है आपके यहाँ? आप जो फिलॉसफी लगा रहे हैं, जो गोयल साहब ने बहुत पहले एक बात कही थी, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट टिल द टाइम एवरीथिंग इज नॉर्मल इन द कंट्री। ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम, वन नेशन वन प्रोटोकॉल शुड बी देयर। मतलब यूनियन प्रोटोकॉल निकाले, वही सारा। आपने सुना होगा यूपी में नोएडा बॉर्डर में इन नहीं करने देंगे डॉक्टरों को दिल्ली में काम करने के बाद, हरियाणा इन नहीं करने देंगे, हरियाणा से दिल्ली नहीं। क्या ये समझते हैं ये एग्जीक्यूशन है? मतलब डे वन ही आपका सोल्यूशन होना चाहिए था, ये हमारा मैनेजमेंट होगा और टाइम टू टाइम हम इसको मॉडिफाई करते रहेंगे। आप एवरी टाइम अपने डिसीजन को बनाते हैं, डिसीजन को वापस लेते हैं। ये तभी होता है जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको आप कर रहे हैं। तो अब जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत अच्छी बात कही कि अब इसको पार्ट ऑफ लाइफ लेके न्यू नॉर्मल की तरह लेना होगा। क्यों? हर इंसान को अब इसको कहते हैं ना, आपका दरिया है सबको गुजर के जाना है, इससे इन्फेक्ट होना है और मैक्सिमम केसेज इन्फेक्ट होके हम ठीक हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अधिकतम केसेज में तो ये हो जाएगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि हम इन्फेक्ट हुए भी थे। सच्चाई बता रहा हूं, आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, पता चलेगा आपको इन्फेक्शन हुआ था, आप तो ठीक हो चुके। खास करके डॉक्टर जैसे डॉक्टर सुनील हैं इंटेंसिव केयर में, लाख प्रिकॉशन ले लें, कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर होगी जहां से बेचारे हम लोग इन्फेक्ट होंगे, डॉक्टर लोग। ऐसे ही जनरल पब्लिक भी इन्फेक्ट होगी। स्लोली प्रोसेस ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। देखिए, कहना आसान है हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन इसका कोलैटरल डैमेज बहुत बड़ा है। लेकिन जो सच्चाई अब है, जब कंट्री में इन कर गया, डॉक्टर अग्रवाल ने सही पॉइंट उठाया कि जब कम केसेस थे तो आपने बाहर से लॉकडाउन बंद नहीं किया, बाहर से फ्लाइट आने दिया, कंट्री के अंदर आप सब कुछ चलने देते, बड़ा आसान सोल्यूशन था। वन मिस, सेकेंड मिस हुआ जब कंट्री में हुआ तो आप लेजर थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करके भेज रहे थे। कितने लोगों को आप देख रहे हैं फीवर आ रहा है? 100 में से 20 लोगों को फीवर आ रहा है, मतलब 80 लोग विदाउट चेक आपका निकल के चला गया।
स्टार्टिंग में जी अंशुमन जी, आई थिंक अंशुमन जी का नेटवर्क फ्रीज हो गया है। डॉक्टर सुनील को मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर सुनील, आपके लिए 2-3 प्रश्न हैं और ये छोटे-छोटे दर्शकों के प्रश्न हैं। एक ये मिस्टर न्यूटन कुमार हैं, ये हाउ लॉन्ग डज द वायरस सर्वाइव, एक प्रश्न है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न भी है, मुझे लगा कि इससे रिलेटेड है। कैन एंटीबायोटिक ट्रीट द वायरस फॉर सम टाइम? ये 2 प्रश्न है छोटे-छोटे, आप इसका रिप्लाई करें और साथ-साथ ये भी बताएं जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से हम ले सकते हैं और कैसे हम ठीक कर सकते हैं? पहले बात करते हैं हम कि वायरस कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है। जी, वायरस फैलता कैसे है, पहले तो हम ये बात करते हैं। बेसिकली वायरस 2 तरीके से फैलता है। एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस बोलते हैं हम, जैसे हमने कुछ खांसी करी या स्नीजिंग करी, एंड दूसरी कि हमने कोई भी चीज़ जो वायरस, जो खांसी या स्नीजिंग करी और वायरस किसी सरफेस पे जाके स्टे करा, वो सरफेस पे कितनी दिन तक स्टे कर सकता है वायरस। तो डिपेंड करता है किस सरफेस के ऊपर वायरस बेसिकली फैला है। नंबर 1, इट कैन बी स्प्रेड ऑन द वुडन, इट कैन बी स्प्रेड ऑन द स्टील और समथिंग एल्स पार्ट। सो इट कैन स्टे देयर फॉर अप टू 2 to 6 days बेसिकली, अगर आप टोटल बात करते हो किसी भी सरफेस की। और इसलिए हम लोग बोलते हैं बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आता है कि आप किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हो और वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन पहले से जाके गया हुआ है और आपने उस सरफेस को टच किया, उस सरफेस के ऊपर अगर वायरस है, उस वायरस को आपने टच करके अपने हाथ में लगा लिया और उस हाथ को आपने अपने नाक या मुंह पे टच किया, सो यू कैन इनहेल दैट वायरस एंड यू कैन गेट इन्फेक्टेड। So this is the problem and this is the process of this is the importance of hand washing. So virus, if we'll say that maximum if you talk about any surface can stay there for up to 6 days sort of. Number 1. Number 2, आप नेगेटिविटी की बात करो, अगर मेरे को इन्फेक्शन हो गया और मेरा एक टेस्ट आज 1 मई को पॉजिटिव आया है, तो कितने दिन तक ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। So the same thing we apply for the virus in the throat also. Usually we say that we wait for up to 14 days. We take actually sample on day 1, day 7 and day 14. But usually what we are seeing, the virus can become negative on day 7 or day 8. In usually normal, lot of the cases we have seen that. And number 2 answer, the antibiotics. Basically अगर आप बात करें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। These are the one is actually anti-malarial drug and one is antibiotic actually azithromycin. But truly speaking, the people who have combined both the drugs, there were a lot of side effects on the heart patients, and till now we don't have any evidence-based data that any antibiotic can treat any virus actually. So the antibiotics are not given for the viral treatment. The truly speaking, the only treatment is symptomatic treatment. आपको जो लक्षण है, अगर आपको फीवर है तो फीवर की दवाई लीजिए, आपको जुकाम खांसी या कुछ माइल्ड सिम्टम्स है तो आप एंटी एलर्जिक ले सकते हो, अगर खांसी है तो एंटी टसिब ले सकते हो। दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। नंबर तीसरा सवाल आप जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बात तो आपको इस पूरे प्रोग्राम से समझ आ गई होगी रविंदर जी कि बेसिकली वायरस हमारी जड़ में घुस चुका है। हमने पहले स्टेप में गलती करी कि हमने नहीं रोका। वायरस जब ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज में फैल चुका था तो हमने उसको अंदर आने दिया, हमने अंदर इन्वाइट किया वायरस को आने तक। नंबर 1 जो लॉकडाउन किया हमने, वो प्रिपेयरनेस के लिए किया। बेसिकली हमने अपने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल्स हियर एंड देयर, वी हैव प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ। बट ट्रूली स्पीकिंग, हाउ मेनी बेड्स डू वी रियली नीड? वी नो दैट द मोर्टेलिटी इज ओनली 1% ऑफ दिस कोविड इन्फेक्शन। तो अगर हम टोटल बात करें, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी ये वायरस के म्यूटेंट्स बहुत सारे स्ट्रेन्स चेंज हो चुके हैं। हम लोग अभी वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं। वैक्सीन की बात जब हम कर रहे थे H1N1 की, इवन सबसे पहले जब हमने 2009 में H1N1 देखा एंड 2010 में जब वैक्सीन आया तो बड़े खुश हुए कि जी सबने वैक्सीन लगवा लिया और अब हमको H1N1 नहीं होगा। बट जब देखा तो 2010 में तो नया ही स्ट्रेन था, वो स्ट्रेन था ही नहीं जो 2009 में स्ट्रेन था। तो द सेम इज हैपनिंग विद दिस वायरस ऑल्सो। These virus have very good genetic reassessment capability actually. इतनी जल्दी अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं ये वायरस अपना, कि हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो क्या हमें दोबारा जिंदगी भर कभी इन्फेक्शन नहीं होगा? दिस इज नॉट श्योर। एटलीस्ट उसके दूसरे स्ट्रेन से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। लाइक सेम इन्फेक्शन जब हम डेंगू की बात करते हैं, डेंगू के 4 स्ट्रेन है, स्ट्रेन 1, 2, 3, 4। अगर डेंगू 1 ने आपको इन्फेक्ट कर दिया तो डेंगू 2, 3, 4 आपको इन्फेक्ट अगेन कर सकता है बेसिकली। सो हमें इसके साथ जीना ही सीखना पड़ेगा। दिस इज द ओनली आंसर फॉर कोरोना, बट द ओनली थिंग इज वी कैन नॉट लीव अवर प्रिकॉशंस।
मैं कल अपने घर की छत पे खड़ा हुआ था, सेकंड फ्लोर वाली मेरी एक बेसिकली रहती हैं जो लड़की, वो नीचे आई और वो अपना सब्जी खरीदने, सब्जी वाले दोनों बंदों ने मास्क लगा रखा था और उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। मैं इमीडिएटली ऊपर से बोला अपनी बालकोनी से, मैंने कहा भाभी आप ऊपर जाइए और मास्क पहन के आइए। कह रहे भैया मेरे को सेकंड फ्लोर जाना पड़ेगा। मैंने कहा डजंट मैटर भाभी, मैं आपको सब्जी नहीं खरीदने दूंगा, आप ऊपर जाइए मास्क पहन के आइए। दिस normal things, we have to actually take precautions for this. Even we are saying that we have to live with corona, but not like this, like we are totally free. Even if the lockdown will be open, that does not mean that we will forget our social distancing, or we will forget our hand washing etiquettes, or we will forget our wearing our mask etiquettes. So I will say no. Regarding herd immunity, we know when we cannot control a thing by simple lockdown or by simple doing some जी things, so definitely we are saying that the virus will infect almost every third or fourth person in couple of months. And अभी भी अगर मैं बात करूं, शायद मेरे को कोरोना हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अंशुमान भी कह रहे थे शायद मेरी वाइफ को भी कोरोना हो गया हो, शी इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, बच्चों को भी हो गया हो, मोहल्ले में भी किसी को हो गया हो, कितनी बार हमें खांसी हुई, कितनी बार हमें बुखार हुआ, अगर मैं एंटीबॉडी टेस्ट कराऊं तो मेरा एंटीबॉडी भी टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। सो मेरे लिए आंसर यही है कि वैक्सीन तो नहीं है, एटलीस्ट इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबॉडी बन गई मेरे अंदर। तो बट इसमें जो सबसे बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, वो मुश्किल है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है, जो ओल्ड एज है, उनको तो हमें बचाना ही है। रेस्ट ऑफ द पीपल इफ दे विल कम इनटू द मार्केट आफ्टर द लॉकडाउन और इवन इन टुडेज सिनेरियो, आई विल से दैट डू नॉट फॉरगेट ऑफ दैट प्रिवेंटिव मंत्रा, that hand washing, social distancing and wearing a mask. Even if you get infected, you don't worry, 99% चांस है कि आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी, आपके अंदर एक इम्यूनिटी आ जाएगी। सो दिस इज द थिंग। जी डॉक्टर जी। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आप एक एनजीओ चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके कोई प्रश्न हो सकते हैं डॉक्टर से, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम बड़े समय के नजदीक आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक या दो प्रश्न। मैं चूंकि मेरा डॉक्टर लाइन से कोई आज लेना देना नहीं है इन एक्सपर्ट पैनल के सामने, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूं, जो मैं ग्रास रूट लेवल पे बात करता हूं। एक फैशन चल पड़ा है कि वाल्व वाले मास्क पहनने का। तो डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वॉल्व वाले मास्क किसको पहनने चाहिए या पहनने ही नहीं चाहिए? कौन सा पर्टिकुलर मास्क? आज मैं देख रहा हूं कि 3 रुपए के मास्क से लेकर के 3 प्लाई मास्क का बाजार में 300 रुपए मास्क का रेट चल रहा है। जस्ट सी द वेरिएशन, 100 टाइम्स की वेरिएशन है। आप मास्क में क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अपने देश की जनता को कि हमें किस तरह का मास्क केवल सफिशिएंट है, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, पेशेंट के लिए और आम जनता के लिए? जो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, हम लोग केवल समाज में अपने काम के लिए जा रहे हैं, मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं घर से और वापस आ रहे हैं, तो किस तरह के मास्क हमें पहनने चाहिए? रविंदर जी, डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट और लूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बहुत से पहलू है जो आज हमारा पेंडेमिक से हम झेल रहे हैं। मैं अभी कोई डॉक्टर से बात कर रहा था, वो डॉक्टर्स कहते हैं कि गोयल साहब, ये 90 जीएसएम की एक टर्मिनोलॉजी है पीपीई किट की, ये 90 जीएसएम के फैब्रिक से बनाई जाती है और इसमें इतनी हीट पैदा होती है कि डॉक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं डॉक्टर्स के एरिया में घुसने का मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन मैंने जो एक प्रॉब्लम को समझा है वो प्रॉब्लम मैं रखना चाह रहा हूं। आज तक इसके ऊपर किसी ने दोबारा विचार ही नहीं किया, सरकारी तंत्र ने इसके ऊपर सोचने की कोशिश ही नहीं करी। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये करा कि जितने भी टेंडर्स भरे जा रहे हैं उसके अंदर जो पीपीई किट सप्लाई होगी वो डीआरडीओ से या सिट्रा से या इस तरह की एजेंसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। आपको रविंदर जी जान के हैरानी होगी कि आज से केवल 15 दिन पहले तक डीआरडीओ और सिट्रा वर द 2 एजेंसीज। उसके बाद इन्होंने स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर को ऐड किया, उसके बाद एक कोई व्हीकल एजेंसी को चेन्नई की एजेंसी है उसको ऐड किया, और एक अभी 10 दिन पहले इन्होंने मुरादाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को शामिल किया। 130 करोड़ देश की जनता में आज भी आपने 11 मई को 5 एजेंसी सर्टिफाइंग दे रखी है और ये लोग 6-6 वीक का टेस्ट रिपोर्ट का टाइम दे रहे हैं। जब तक तो कोविड अपनी बेइज्जती करा के अपने घर वापस जा चुका होगा।
और दिस इज द लेवल ऑफ थिंकिंग एंड दिस इज हाईली शेमफुल। मतलब जी। आप कोई ऐसी चीज नहीं इजाद कर सकते कि ऐसे और भी फैब्रिक्स हैं जो हल्के हैं वजन में, जो हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी बहुत आराम से पहन सकती है। मतलब कोई सरकार को कोई बताने वाला नहीं है, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाला नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग? आप एक किट बनाने वाले को आप बाकी के प्रोडक्ट उसको देने के लिए मजबूर कर रहे हो जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और बाद जी में आप उसको जिम्मेदार ठहराओगे। आंसर दे सकते हैं। जी 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 गोयल साहब, जो आपने सवाल उठाया है, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि आपको सोशल इंजीनियरिंग की इतनी ज्यादा समझ कैसे है, क्योंकि आप बार बार बोल भी रहे हैं मैं मेडिकल में घुसना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेडिकल में आप वहां तक घुस गए हैं जहां तक कई डॉक्टर नहीं घुस पाते हैं। देखिए, मैं एक सर्जन हूं, उसमें भी कैंसर के सर्जरी में हम लोगों का डे इन डे आउट एड्स के मरीज को, हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी, ऐसे मरीजों को ऑपरेट करना पड़ता है जो वायरस के ही इंफेक्शन से होता है और जिनके ब्लड में वायरस घूमता होता है, उनसे रिस्क होता है ऑपरेटिंग टीम को, सर्जन को। तो हम लोगों ने उसके लिए इजाद किया हुआ है क्या किस तरह के किट पहनते हैं। लेकिन इसका जवाब मैं यहां शुरू करता हूं। हिंदुस्तान मानसिक रूप से आज भी गुलामों का देश है। जो विदेश में कहेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। आपके पास क्या वाकई, कि आपने जो सवाल उठाया, ऐसी एजेंसी या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है? मैं बताता हूं, हैं, जो बेहतर क्वालिटी के फैब्रिक को, पर्पस क्या था आपका कि कोविड वायरस जो है SARS-CoV-2 उस फैब्रिक के थ्रू एंटर करके आपके आंख, नाक और मुंह के रास्ते अंदर, शरीर के अंदर ना पहुंच जाए, यही पर्पस था। इट डुएबल था। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, पीपी किट के बहाने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कई मंत्री, एमएलए, एमपी अपनी फैक्ट्री लेके आ गए और हॉस्पिटल में उनके पीपी किट रखे गए हैं जो कि एक्चुअल प्रोटेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोई आपने इस तरह का फॉर्मूला नहीं निकाला कि डीआरडीओ अप्रूवल चाहिए, ये चाहिए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह के पीपी किट रखे गए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे आज देखिए, डॉक्टर नर्सेज की लिस्ट बढ़ती जा रही है, लोग इन्फेक्ट होते जा रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल टच करने वाला पॉइंट है, बहुत सही सवाल आपने उठाया है और इसको डुएबल है। किसी को समझ में नहीं आता कैसे करना है तो मुझसे डिस्कस करें, मैं बताता हूं कैसे करना है। हमारा डे इन डे आउट का वायरस डिजीज को ऑपरेट करने में, वायरस इन्फेक्टेड मरीज को ऑपरेट करने का तजुर्बा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है आप। मैं जी डॉक्टर गोयल साहब एक साहब। बात और कहना चाह रहा हूँ रविंदर जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश की त्रासदी देखिए। मैं आपका ध्यान इसलिए दिला रहा हूँ कि आज हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी की जिंदगी का सवाल है, जिनको एक तरफ हम थाली बजवाते हैं, जिनके ऑनर में हम ऊपर से फूलों की वर्षा करवाते हैं, और उस डॉक्टर्स के बारे में हम इतना भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर सकते। आज जो ये फैक्ट्रीज बना रहे हैं, क्या डीआरडीओ जब ये क्वालिटी अप्रूव करता है, क्या सरकार ने कोई ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि जो जाकर के उन फैक्ट्री का एक्चुअल इंस्पेक्शन हो कि वेदर दे आर कैपेबल और दे आर सिंपली डूइंग ट्रेडिंग? आप कैसे क्वालिटी कंट्रोल करोगे? आपकी सारी पॉलिसी के अंदर फ्लॉ ही फ्लॉ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसके ऊपर गहन चिंतन करे। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे बैठे हुए हैं, जो कि आज फेटर्निटी में अपनी बात में वजन रखते हैं, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इस लाइन पे भी सोचिए और इसको एक रेगुलेट कराइए कि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर इनमें घुस गए हैं, हमारी डॉक्टरों की और मेडिकल फेटर्निटी की जान से खेल रहे हैं, फॉर गॉड से इसको बंद कीजिए आप लोग, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे डॉक्टर्स को प्रोवाइड कीजिए आप। क्वालिटी प्रोडक्ट डॉक्टर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपकी मांग भी सही है, दुरुस्त है, जरूरी है। और प्रोग्राम के हम आखिरी में हैं, अंत में हैं, तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं और मैं समझता हूं सारे जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे और जो नहीं देख रहे होंगे उनके लिए भी काम का हो सकता है। डॉक्टर के अग्रवाल, अगर किसी को लगता है कि कोरोना हो गया है, जैसे आपने स्नीजिंग है, स्नीजिंग बड़ी आम सी बात हो जाती है, कई बार दिन में 2-2 3-4 बार लोग स्नीज आ जाती हैं, तो क्या हम उसको भी कोरोना से जोड़ के देखें? पहला प्रश्न। और अगर समहाउ कहीं आपको लगता है कि आप कोरोना इन्फेक्टेड हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो क्या आपको कोई सेल्फ ट्रीटमेंट भी लेना की हम कोशिश कर सकते हैं? देखिए, आज के डेट में अगर कोरोना सस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने ड्यूटी, अपने जनरल डॉक्टर से आप बात करें। मेरा 6 बजे का दूसरा प्रोग्राम करेक्ट हो गया है, इसलिए आवाज आ रही है आपको बैकग्राउंड में। तो जी जी जी। आप अपने डॉक्टर से बात करें और मेडिकल ट्रीटमेंट चालू करें। आई विल हैव टू गो आउट बिकॉज आई एम नाउ इन अनदर प्रोग्राम। ओके डॉक्टर के अग्रवाल, थैंक यू। थैंक यू।
डॉक्टर अंशुमन, मैं समझता हूँ अब आपको इसका जवाब देना है। जी जी जी, देखिए हर हर स्नीजिंग, हर खांसी, हर छींक, हर बुखार कोरोना नहीं है। सबसे पहले कोरोना से कोरोना साइकोसिस को हटाना होगा। पूरा देश अभी साइकोसिस में चला गया है। आप सोचिए कि जिनको नॉर्मल चीजों को सोचने की जरूरत नहीं होती थी, आज कोरोना मीन्स मौत समझ रहे हैं। पहले तो ये दिमाग से निकालना होगा। अगर स्नीजिंग, सोर थ्रोट और बुखार आए, आप सिंपल पैरास्टामोल की गोली लें। ब्रूफेन मतलब आइबुप्रोफेन, कॉम्बिफ्लाम जैसी दवा नहीं लें, ये बैन है कोरोना काल में किसी भी बुखार के लिए। तो नोट कर लिया जाए, कॉम्बिफ्लाम नहीं लेना है और आइब्रूफेन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आइबुप्रोफेन और कॉम्बिफ्लाम, इस तरह के जो कॉमन ट्रेड नेम आते हैं ब्रूफेन, और नहीं लेना है। तो एक दवा आप याद रखें, पैरासिटामोल, जो कॉमन ट्रेड नेम क्रोसिन, कैलपोल, इस तरह के ट्रेड नेम से आते हैं। बुखार महसूस हो, हरारत महसूस हो, थकान महसूस हो, उसके लिए ये दवा लें। एक संभावना में रखता हूं दिमाग में कि हो सकता है आपको कोरोना ही हुआ हो सकता है। डरिए मत, इतनी जल्दी टेस्ट भी कराएंगे, टेस्ट में नहीं आएगा। रेस्ट कीजिए, फ्लूइड ज्यादा लीजिए, मतलब पानी, जूस, सूप, इस तरह की चीजें लीजिए। और अगर आपके पास समय हो तो आयुर्वेद के अलग अलग जगह से, रिसर्च वाले आयुर्वेद के डॉक्टर्स, मैंने बात की, कोई फर्जी बाबा से नहीं, उन्होंने कुछ मुझे टिप्स बताए हैं, वो मैं दर्शक को बताना चाहता हूं। एक उन्होंने काढ़े का बताया है, आप लिख लें, और जो सुन रहे हैं वो भी नोट कर सकते हैं। अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और तुलसी पत्ता, इसको चूर के उन्होंने कहा पानी में डालिए, और काढ़ा जब हो जाए तो आपने बताया अदरक बताया, काली मिर्च बताया, तुलसी पत्ता, चौथी चीज भी बताई आपने। आपने क्या क्या बताया डॉक्टर अंशुमन? आपकी आवाज चली गई। हेलो, वीरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब आगे लाइन पे। डॉक्टर साहब तो लाइन पे हैं, बट डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। आपकी मेरी आवाज आ रही है? मेरी बिल्कुल आ गई डॉक्टर साहब, आ गई। अंशुमन जी बोलिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूं, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी। अदरक, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी पत्ता, इसको बताया पानी में उबाल के तब तक उबलने दे जब पानी आधा ना हो जाए। कहने का मतलब आधे लीटर पानी में अगर डाला है तो इसको आप उबाल के 250 ml कर लें, और उसके बाद उसको काढ़े की तरह, चाय की तरह पिए। ये उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस पे उनका टेस्टेड है, और कोरोना वायरस भी आरएनए वायरस से जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, तो उनका मानना है प्रिवेंशन है। दूसरी जो तरकीब मुझे बताई है, एक चुटकी हींग और एक चुटकी हल्दी, इसका उन्होंने बताया है। मैं इसलिए इसको मान रहा हूं कि फिर मैंने एस्टोफिला जो हींग है और क्यूकरबीन है हल्दी में, इसका मैंने केमिकल फॉर्मूला हमारे मेडिकल के रिसर्च से निकाला, तो मैं भी कन्विंस हुआ कि इसका काम जरूर होना चाहिए इसके संक्रमण रोकने में। अगर हो जाए तो उसका सिम्टम, उसका जो लक्षण है या उसका जो आघात है, उसको कम करने में जरूर होगा। तो हमारे पास कोई समाधान नहीं है। मैं आपसे आपने बताया एक चुटकी हींग और एक चुटकी हल्दी। हेलो, हाँ, आपने बताया डॉक्टर अंशुमन एक चुटकी हींग और एक चुटकी हल्दी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर सुनील को ले रहा हूँ। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सुनील, आपके लिए एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ लोग इसको ध्यान में रखते नहीं है कई बार। क्या मिस्टर यादव हैं कोई? कैन आई कैच COVID-19 बाय माय पेट? देखिए, अभी तक तो लोगों का मानना ये था कि ये पेट से कोविड-19 नहीं फैलता है, पर अभी कुछ केस ऐसे आए कि एक टाइग्रेस में भी देखा गया कोविड-19। जी। मैं अगर कोविड-19 का एक स्पेक्ट्रम देखूं फैलने का कि कैसे फैलता है ये, जैसे कि हमने पहले भी बात की, या तो ये ड्रॉपलेट से फैलता है या ये कॉन्टैक्ट से फैलता है। मैं एक बार को ये मान लूं कि ड्रॉपलेट पेट्स के थ्रू नहीं फैलता। सपोज पेट्स का थ्रोट कोविड-19 को कैरी नहीं कर सकता, पर अगर आपका पेट बाहर जा रहा है घूमने और वहां से वायरस लेके आ रहा है कॉन्टैक्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट से वायरस जो स्प्रेड होता है, और हम हैंड वॉश कर लेते हैं अपना, एंड देन वी सेव अवर सेल्फ, बट योर पेट डज नॉट डू हैंड वॉशिंग।
तो आपका अगर पेट आपके पास आ रहा है एंड यू आर किसिंग योर पेट्स, यू आर जस्ट actually pampering your pets, so you can have corona. So I will say that please don't allow your pet to go outside your house. If your pet is going outside of your house, means he can or she can carry the viruses with him or her and can infect you. जी डॉक्टर सुनील, एक क्वेश्चन का आप और जवाब दे रहे हैं और बड़ा अच्छा रिलेवेंट सा क्वेश्चन है। डॉक्टर इनका पूछें, डू द डेली यूसेज प्रोडक्ट वी बाय मिल्क लाइक मिल्क पैकेट्स एक्स्ट्रा कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड? व्हाट टू डू व्हेन बाइंग? So the outer surface of there can be infected. Again, we are talking about the same things. The one is the droplets. The droplet means if the milk is coming from one place to another place and it is taking so much of steps, like from dairy to the truck, then from truck to the vendor, then vendor, like you are bringing that milk to your place. So that means there are a lot of transportation in that process, and the people who are involved in this process from dairy to your home can be infected with coronavirus and can infected the outer surface of those milk packets or any products. So you have to assume that whatever you are bringing from outside is infected with corona. So the only solution for that is whenever you are coming from out, you have to wash those packets and you have to boil the milk. Then there will be no chances of getting corona. तो आपको कुछ भी इन्फेक्टेड हो सकता है, हम बाहर से कुछ भी लाते हैं। डॉक्टर बिल्कुल हो अंशुमन, सकता आप दोबारा जुड़ गए हैं और आपकी आवाज जी आ रही नहीं आ रही थी उस वक्त। आप अपना वो एक जो दूसरा आप एक नुस्खा बता रहे थे वो भी आप बताएं, हल्दी और हींग वाला। जी जी, ये इसमें मैं बता दूं कि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों से बात की है वो हर, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेड हैं, राजस्थान के आयुर्वेद के, तो इन लोगों ने कहा हमने इन्फ्लुएंजा वायरस पे जब ये ट्राई किया तो उनका रिसर्च पेपर भी है। फिर मैंने मेडिकल रिसर्च को निकाला, मिलाया, तो मुझे लगा कि इसमें कोई हार्म नहीं है और करना चाहिए। दूसरा जो नुस्खा बताया, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी हींग का पाउडर, इसको उन्होंने बताया रोस्ट नहीं करना है, मतलब पकाना नहीं है, इसको कच्चा लेना है और पीछे से 1 कप गुनगुना पानी पीना है, इसका सेवन करें। हल्दी का हम लोग का एंटी कैंसर में भी बहुत ज्यादा रोल है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर का मानना है, उनका मानना है कि प्रिवेंशन में भी रोल है इसका, और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, वायरस जब इन्फेक्ट करता है, उसको ये कम करता है, मतलब आपकी हालत अति गंभीर होने में इसका काम होगा। तो इसमें कोई नुकसान है नहीं, कहीं जाकर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, तो घर पे करना है, करने के देखने में कोई हर्ज नहीं है, और इसी तरह से रिसर्च सामने आता है। ये दूसरा नुस्खा था। हम लोगों का प्रोग्राम लगभग काफी लंबे तक हम लोग चले आए हैं, और रविंदर जी, डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा, जो पहले इन्होंने काढ़ा बताया, उस काढ़े में कितनी क्वांटिटी डालनी है जिसको हमें पका करके आटा बनाना है? उसमें क्वांटिटी मिसिंग है डॉक्टर साहब, उस क्वांटिटी के बारे में प्लीज बताएं आप। जी जी, जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, 250 ml पानी में 8 से 10 तुलसी पत्ता, 10 गोली काली मिर्च के दाने बताए हैं, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा कूट के, चूर के, ताकि उसका मैक्सिमम एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट निकल सके, और अदरक का एक छोटा सा 1 गांठ, आयुर्वेद के लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में 1 गांठ बोलते हैं, 1 गांठ। तो मैं कर रहा हूं, मैंने अपने सारे लोगों को बताया है। मैं इसलिए हर्ज नहीं मानता हूं कि जब इसके अल्कलॉइड जो कॉमन डेली यूज की हमारी चीजें हैं, कोई नुकसान नहीं है, तो करने में हर्ज नहीं। आयुर्वेद क्लेम अगर कर रहा है तो हम करके देखते हैं, क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस के पास डायरेक्ट कोरोना से फाइट करने के लिए अभी कोई उपचार नहीं, तो हमें दूसरी ब्रांच की भी मदद लेनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक प्रिकॉशन में जरूर बोलूंगा, ये लेने का मतलब ये नहीं समझने कि किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या सांस में तकलीफ हो रही है, कोई ऐसे लक्षण लग रहे हो जिसमें कोरोना की संभावना हो सकती है, तो डॉक्टर से संपर्क न करें। ऐसा ना करें, डॉक्टर को जरूर मिले, अस्पताल को जरूर दिखाएं और अपनी जांच जरूर कराएं। जी गोयल साहब। डॉक्टर, मास्क वाला सवाल रह गया, मास्क कौन सा पहनना चाहिए, किसके लिए कौन सा मास्क है? जी बिल्कुल, देखिए, जो रेस्पिरेटरी वाल्व का मास्क है, N95 या N99, ये मास्क रिकमेंडेड है ओनली फॉर हेल्थ केयर वर्कर। रीजन क्या है? उनको बहुत लंबे समय तक मास्क लगा कर रखना है, तो रेस्पिरेटरी वाल्व के बिना हमें सफोकेशन महसूस होता है अगर सर्जरी कर रहे हैं या किसी ओपीडी में मरीज देख रहे हैं। जैसा आपने बताया कि मैक्सिमम टाइम हम लोग घर में रहते हैं, तो पहले तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ 3M जो दिल्ली मुंबई का कल्चर बना था,
3M, मूवी, मॉल, मदिरा, ये 3M मेट्रो सिटी का एक लाइफस्टाइल का आइकॉन बन गया था। उस लाइफस्टाइल से दूर रहें। क्यों दूर रहें? वहां आप कुछ भी लगा के जाएं, इन्फेक्शन की संभावना रहेगी। बेसिक आप जा रहे हैं लोकल मार्केट में सब्जी खरीदने, दूध खरीदने, ये खरीदने, तो आप 3 प्लाई मास्क या कोई भी थिक होममेड मास्क भी अगर लेते हैं तो आपका प्रिकॉशन काफी होता है। आपके लिए कोई जरूरी नहीं है N95 विथ रेस्पिरेटरी वाल्व, क्योंकि आपको बहुत कम देर के लगाने हैं। उसके लिए पैनिक नहीं करना है, उसके लिए साइकोसिस में नहीं जाना है, मुझे एक्चुअल मास्क नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी वीरेंद्र जी, मैं समझता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और जी। इस प्रोग्राम की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर सुनील और वीरेंद्र जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे इनपुट्स दिए और मैं समझता हूँ इससे दर्शकों को लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि चर्चा चलती रहनी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर्स ने भी कहा कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा रही, अवेयरनेस क्रिएट नहीं की जा रही, और हमारा पर्पस यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, मैक्सिमम लोगों तक, जनता तक पहुंचाएं, ताकि वो अपना ध्यान खुद भी रख सकें। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स ने बताया कि जो कोरोना वायरस है अब हमारी जड़ों तक घुस चुका है, लेकिन हमें उससे कैसे बचना है, हम खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एक बात हुई, लेकिन अब साथ के साथ हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने का समय आ गया है। ये बहुत ही जरूरी है। व्यापक रूप से इसका हमें अनुपालन करना होगा, तभी हम इससे बच पाएंगे। अन्यथा आप देख रहे हैं कि बीमारी मर्ज किस तरह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है। ये भूल जाइए सोचना कि हमें कोरोना नहीं हो सकता है, किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। सो प्लीज अपना ध्यान रखें, निशान काम करें, ताकि इससे बचे रह जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर नेक्स्ट कल 5 बजे शाम इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और किसी नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।